हेलो फ्रेंड्स, मैं सी पुनित जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं GSTR1 रिटर्न ऑनलाइन फाइल करना। फरवरी ऑनवर्ड से आपको जीएसटी की रिटर्न्स में जब आप फाइल कर रहे होंगे तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि ध्यान रखने हैं, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। DRC01 भी एक नया फॉर्म भी आ गया है। अब अगर आपने GSTR1 में मिस्टेक की और उसके बाद आप उसको नेक्स्ट मंथ में अमेंडमेंट करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे, तो आपको नोटिस आने के 100% चांस है। कोई भी गलती या मिस्टेक मत करिएगा। बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो में प्रोवाइड करा रहा हूं, डिटेल्ड वीडियो रहेगा, पूरा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ये मत समझिएगा कि वीडियो की ड्यूरेशन जो है वो लॉन्ग है तो स्किप कर देते हैं। स्किप मत कीजिएगा। एक एक पॉइंट, एक एक टैब मैं यहाँ पर ब्रीफ करूंगा, ध्यान से पूरा वीडियो सुनिएगा। पहले मैं जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन कर लेता हूँ। आपके जीएसटी की ऑफिशियल साइट है, नोट कर लीजिए। फर्स्ट टाइम यूजर है तो यूजर आईडी क्रिएट कर लीजिएगा। लॉगिन पर क्लिक करके जब आपको ईमेल आती है उस पर फर्स्ट टाइम यूजर लॉगिन का एक ऑप्शन आता है, वहां से आपको क्रिएट करनी होगी। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड देना है। फर्स्ट टाइम के लिए यहाँ पर क्लिक करके आप यूजर आईडी पासवर्ड बना लीजिएगा। पासवर्ड जो है चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। www.gst.gov.in ये जो है वेबसाइट है ओरिजिनल, इस पर ही हम रिटर्न फाइल करेंगे डायरेक्ट लाइव। लॉगिन करने के बाद पोर्टल कुछ इस टाइप से आपको दिखाई देगा। यहाँ पर रिटर्न डैशबोर्ड का एक ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। देन उसके बाद जो है आपको यहाँ पर जो लेटेस्ट रिटर्न अभी फाइल होगी वो जनवरी मंथ के लिए होगी, बट फरवरी मंथ से जो भी इसमें चेंज आए हैं, जो भी अपडेट आए हैं, जो पॉइंट्स है रूल्स के हिसाब से जो नए अमेंडमेंट्स आए हैं, वो भी मैं यहाँ पर कवर करके चलूंगा कि कौन सी टैब में क्या पॉइंट आपको फाइल करते हुए ध्यान रखना है। ठीक है, ये आ गई पूरी आपके सामने टेबल्स। तो ये रही आपकी मेन टेबल्स। फिर उसके बाद जो है अमेंडमेंट का ऑप्शन है। तो इस मंथ के लिए जब आप फाइल करेंगे उससे नेक्स्ट मंथ में आप इसके अमेंडमेंट कर पाएंगे, उसके लिए भी टाइम पीरियड है। उसी टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपको ये अमेंडमेंट करना है। आप नोट कर लीजिए, किसी भी फाइनेंशियल ईयर का जो नेक्स्ट ईयर होता है उसके 30 नवंबर तक आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके ऊपर ई इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी आती है तो वो यहां पर आपको दिखाई देगी इस वाले टैब पर क्लिक करके। ठीक है, यहां पर पूरी डिटेल्स आ जाएगी। एडिट के ऑप्शन जो है वो इस वाले टैब में है और यहां पर है। अगर न्यू रिटर्न फाइल करनी है तो यहां पर क्लिक कर देना है और बस फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक करके ओटीपी से वेरीफाई कराना है या डीएससी से रिटर्न फाइल हो जाएगी। बट हम यहाँ न्यू रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं। अब मैं यहां पर सबसे पहले लेकर चलता हूं आपको टेबल नंबर ये 4A 4B 6B 6C। ठीक है, इसी तरह से एक एक टैब मैं यहां पर ब्रीफ करूंगा। पहले जो टैब है उसमें आपको सप्लाई एंटर करनी है, B2B सप्लाई, टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग यूआई इन होल्डर्स। तो अगर आपने किसी भी पर्सन को बिल टू बिल सप्लाई किया, बिल टू बिल का मतलब यहां पर समझिए, B2B का मतलब क्या है पहले ये समझिए ध्यान से। आप जीएसटी में रजिस्टर्ड एंटिटी हैं, ठीक है, आपके पास जीएसटी का नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है। नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के केस में ही ये रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट आती है, कंपोजिशन में नहीं आती है। तो आपने अपने जीएसटी नंबर से किसी दूसरे जीएसटी नंबर पर आपने सेल इनवॉइस इशू किया है। जब आप सेल्स इनवॉइस या टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे तो उस केस में अगर सामने वाले पर्सन का भी जीएसटी नंबर है और आपने टैक्स इनवॉइस पर जीएसटी नंबर मेंशन किया हुआ है, तब आपको इन वाले कॉलम्स में वैल्यू एंटर करनी है। ठीक है, ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करना है। ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करके यहां पर आपको उस पर्सन का जीएसटी नंबर एंटर कर देना है। जीएसटी नंबर एंटर करते ही उसका नाम आ जाएगा, उसके बाद इनवॉइस नंबर, डेट, इनवॉइस की वैल्यू। ठीक है, ये जो पीओएस है ये ऑटोमेटिकली आएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। जैसे आप जीएसटी नंबर एंटर करेंगे जिस भी स्टेट के लिए, उसका नंबर यहां पर एंटर करते ही जीएसटी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, अभी सपोज कीजिए यहां पर जो जीएसटी नंबर है 27 है, ये जीएसटी नंबर जो है वो महाराष्ट्र का है। अब अगर महाराष्ट्र में आप सप्लाई करते हैं किसी भी महाराष्ट्र के अंडर में किसी भी आप जो है डिस्ट्रिक्ट में करेंगे तो आपको पे करना होगा सीजीएसटी, एसजीएसटी। अदर स्टेट में अगर जाएगा महाराष्ट्र से अलावा तो आईजीएसटी। तो ये ऑटोमेटिकली खुद से लेगा। मैं अभी आपको यहां पर नंबर एंटर करके दिखाता हूं, दो जीएसटी नंबर अलग अलग। यहां पर हमने जीएसटी नंबर एंटर किया है अदर स्टेट का। ठीक है, अब जैसे यहां पर आपने एंटर किया तो ये ऑटोमेटिकली आ गया पीओएस, तो इसमें कोई सिलेक्ट करने की बात नहीं रही है। अब यहां पर बात करेंगे कि वैल्यू आपको कैसे एंटर करनी है। इनवॉइस नंबर, डेट तो आप एंटर कर लेंगे। अब सपोज कीजिए आपने एग्जांपल ले लेते हैं, 100 रुपीज का सामान है, उस पर 18% का जीएसटी है, तो 118 रुपए का आपने वो टैक्स इनवॉइस दिया है सामने वाले पर्सन को जिसका जीएसटी नंबर है। यहां पर वैल्यू रेलिवेंट नहीं है क्योंकि आप 1 रुपए का भी इनवॉइस काट रहे हैं और सामने वाले का जीएसटी नंबर है, तो इसी वाली टेबल के अंदर में एंट्री होगी। ठीक है, मैं इनवॉइस नंबर 01 ले लेता हूं और डेट जो है कोई भी मैं एक डेट ले लेता हूं जनवरी की। देन उसके बाद यहां पर वैल्यू लिखनी है आपको 118।
फिर उसके बाद 18% वाले जो भी रेट आपके ऊपर अप्लाइड होगा उसके सामने वाले यहां पर कॉलम में वो वैल्यू लिख देनी है, टैक्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। अब देखिए मैं यहां पर एंटर करता हूं 100, क्योंकि मैंने 100 का एग्जांपल लिया है। 18% के सामने डाला तो 18 आ गया। ऐसे अगर आप 12 के सामने डालते, मैं अगर यहां पर 12 के सामने डालूंगा तो यहां पर 12 आ जाएगा। तो फिर मुझे यहां पर एंटर करना है 112। ये एग्जांपल आप समझ गए आराम से, बिल्कुल सेम इसी तरह से चलना है। जो भी रेट होगा उन वैल्यू का दोनों का टोटल करके आपको यहां पर डाल देना है। जो इनवॉइस है उसको भी एक बार मैच कर लेना है। अब मैं यहां पर सेव पर क्लिक करूंगा तो मेरा एक रिकॉर्ड जो है वो सेव हो गया है। बैक करके मैं चेक कर सकता हूं, यहां पर लाइन बाय लाइन सारे इनवॉइसेस आते रहेंगे। अब यहां पर मुझे दूसरा रिकॉर्ड ऐड करना है तो ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करूंगा। अब मैं एक जीएसटी नंबर जो कि सेम स्टेट का होगा वो मैं एंटर करके आपको यहां पर दिखा देता हूं कि उसमें टैक्स इस तरह से आपको एंटर करना है। अब यहां पर आप देखिएगा ये जीएसटी नंबर जो है महाराष्ट्र का ही है। अब इसमें ऑटोमेटिकली सीजीएसटी एसजीएसटी आएंगे। अब मुझे इनवॉइस नंबर मैं यहां पर 2 ले लेता हूं क्योंकि 1 मैंने पहले यूज कर लिया है। डेट कोई भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन उसके बाद इनवॉइस की वैल्यू, तो टोटल वैल्यू तो उतनी लेनी है। 100 का एग्जांपल है, 18% का जीएसटी है, तो यहां पर यही एंटर करना है आपको। देन उसके बाद यहां पर जब मैं यहां पर 100 एंटर करूंगा तो मेरा ऑटोमेटिकली सीजीएसटी एसजीएसटी अपने आप आ गया। ठीक है, दोनों ही सेम सेम है, दोनों साथ साथ चलेंगे, दोनों इक्वल होंगे। सेव पर क्लिक करना है, डाटा जो है सेव हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आपके ज्यादा इनवॉइस नहीं है, आप वन बाय वन करके पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। पोर्टल पर अपलोड करने का फायदा रहता है कि कोई भी जीएसटी में मिस्टेक है या फिर इनवॉइस नंबर में गलती है या डेट में कोई गलती है तो आप हाथ के हाथ उसको चेक करके रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो टेबल है 5A। तो जो 5A टेबल है वो है B2C लार्ज इनवॉइस के लिए। पहली बात तो यहां पर जो इनवॉइस की वैल्यू है वो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का इनवॉइस है तभी ये टैब यूज होगी। सेकंड पॉइंट आता है कि जब अदर स्टेट, मतलब जैसे यहां पर ये जो रजिस्ट्रेशन है वो 27 महाराष्ट्र का है, तो महाराष्ट्र में सप्लाई होगी तो ये टैब काम नहीं करेगी जब दूसरे स्टेट में आप सप्लाई कर रहे होंगे, और वो भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को। क्योंकि मैंने बता दिया रजिस्टर्ड की चाहे 1 रुपए की वैल्यू है वो तो आपको सारे यहां पर एंटर करने हैं। बात कर रहे हैं अनरजिस्टर्ड की। अनरजिस्टर्ड है और 2.5 लाख से ज्यादा की वैल्यू है। यहां पर इनवॉइस लिखा हुआ है, इनवॉइस वैल्यू यानी कि टैक्स इंक्लूड करके आपको चलना है, तो यहां पर वैल्यू एंटर करनी है। कोई भी एक स्टेट ले लीजिएगा, फिर उसमें एक एक इनवॉइस आपको ऐड करना है। तो इसमें पहले किसी भी स्टेट के आप जो इनवॉइस हैं उनको आप सेपरेट रख लीजिएगा कि पर्टिकुलर इनवॉइस में क्या वैल्यू आ रही है इस स्टेट के लिए। तो एक स्टेट के लिए सारे इनवॉइस एक साथ आप एंटर कर दीजिए, फिर सेकंड स्टेट के। तो मैं अभी यहां पर एक एग्जांपल के लिए वैल्यू ले लेता हूं, कुछ भी आप आराम से कंसीडर कर सकते हैं। वैल्यू जो है वो टोटल इनवॉइस की वैल्यू 2.5 लाख से अबव होगी तभी यहां पर एक्सेप्टेड होगा। ठीक है, और वो भी अनरजिस्टर्ड के केस में। तो यहां पर इस एग्जांपल में मैंने 3 लाख की वैल्यू ले लिया, उस पर 18% का टैक्स ले लिया ताकि ये पोर्टल पे आराम से सेव हो जाए। तो इस वाले टैब में डाटा आपको इस तरह से सेव करना है। अब मैं नेक्स्ट की बात करूंगा। नेक्स्ट टेबल में क्या है, तो जो नेक्स्ट टेबल है वो एक्सपोर्टर के लिए है, टेबल नंबर 6 है। अब ध्यान से सुनिएगा, इस टेबल के लिए इसमें क्या है कि एड रिकॉर्ड पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे कि आप जो है वो टैक्स की पेमेंट के साथ भी वैल्यू सप्लाई कर सकते हैं और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स के साथ भी। विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स करना चाहते हैं तो एलयूटी फाइल करना पड़ेगा। 2 मिनट का प्रोसेस है, चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, आप खुद से एलयूटी फाइल कीजिएगा। एडवांस में भी आप 1 साल के लिए एलयूटी फाइल कर सकते हैं। 23-24 के लिए ऑप्शन एनेबल है। यहां पर क्या लिखना है, इनवॉइस नंबर, डेट, पोर्ट कोड और शिपिंग बिल नंबर, ये मैंडेटरी नहीं है। जो स्टार वाले फील्ड्स हैं, मतलब जो रेड फील्ड्स है वो मैंडेटरी है सारे के सारे। टोटल इनवॉइस की वैल्यू सेम उसी तरह से एग्जाम्पल में बताया मैंने। बस ये ऑप्शन आपको लेना है, विद टैक्स और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा। यहां पर मैं गलती बताता हूं क्या गलती हो रही है। जब आप विद पेमेंट ऑफ टैक्स कर रहे हैं, ठीक है, तो जब आप यहां पर वैल्यू एंटर करेंगे तो उसके सामने टैक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अभी जैसे हम यहां पर वैल्यू ले लेते हैं 1000 रुपए, तो ये टैक्स ऑटोमेटिकली आ गया। अगर मैं इसको विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स लेता हूं तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं, उसको 0 वाली वैल्यू एंटर कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जिस रेट की आपकी सप्लाई है, गुड्स की हो या सर्विस की हो, उसके सामने वैल्यू एंटर करनी है। वो गलती बिल्कुल नहीं करनी है आपको। अगर 18% है तो 18 वाले के सामने ही लिखना है। जैसे 1000 रुपए हमने यहां पर एग्जांपल लिया, टैक्स अपने आप नहीं आएगा। यहां पर सेव पर क्लिक करेंगे, डाटा सेव हो जाएगा क्योंकि मैंने विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स लिया है।
इस जीरो के अंडर में नहीं लिखना है। क्योंकि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट में एग्जम्पशन की वजह से आपको ये जो सप्लाई है उस पर टैक्स नहीं लिया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपकी सप्लाई है वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। सप्लाई तो टैक्सेबल ही है बट एग्जम्पशन मिली है, तो जो रेट है उसके सामने ही आपको वैल्यू लिखनी है। बस उसके बाद सेव और बटन पर क्लिक करना है, वैल्यू जो है सेव हो जाएगी। मैं ये भी आपको सेव करके यहां पर दिखा देता हूं। मैंने विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स लिया है, तो 1000 रुपए का एग्जाम्पल है, मैंने इसलिए 1000 रुपए कंसिडर किए हैं। जब विद पेमेंट ऑफ टैक्स करेंगे तो 1000 प्लस 18% यानी कि 1180 रुपए आपको यहां पर एंटर करने होंगे। फिर यहां तो आपको वैल्यू लिखेंगे तो उसके सामने टैक्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सेव पर क्लिक करना है, डाटा सेव हो जाएगा। तो ये टेब भी हमने यहां पर कवर कर ली। अब मैं नेक्स्ट टेबल पर आपको लेकर चलता हूं, टेबल नंबर 7। ठीक है, टेबल नंबर 7 जो है वो सभी अनरजिस्टर्ड पर्सन को जब आप सप्लाई करेंगे उनके लिए यूज होगी। ठीक है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई आप कर रहे होंगे अदर देन द सप्लाई कवर्ड इन 5A। इसका मतलब है ये जो टेबल है, जो 2.5 लाख से ऊपर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दूसरे स्टेट में सप्लाई हो रही है वो यहां एंटर करनी है, और उससे कम वाली आपको यहां पर एंटर करनी है। टेबल नंबर 7 में भी वैल्यू एंटर करके दिखाऊंगा। और अगर विद इन स्टेट है तब तो आपको यहां पर ही एंटर करनी है। उस केस में ये 2.5 लाख वाला पॉइंट आपको चेक नहीं करना है। अब मैं यहां पर एंटर कर रहा हूं, क्लिक कर रहा हूं, एड रिकॉर्ड पर क्लिक कर देता हूं। सिंपल सा है, पीओएस सेलेक्ट करना है। ध्यान रखिएगा इस वाले पॉइंट में डेबिट और क्रेडिट नेट ऑफ करके आपको एंटर करनी है। कुछ लोग गलती क्या कर रहे हैं, पहले ग्रोस वैल्यू डाल रहे हैं, फिर उसके अनरजिस्टर्ड में जो नीचे वैल्यू आती है वहां पर भी, क्योंकि अनरजिस्टर्ड के लिए भी डेबिट क्रेडिट नोट के ऑप्शन दिए गए हैं, बट उसकी वजह से आपकी जो एनुअल रिटर्न है वो गलत आएगी और जीएसटीआर 3B में भी सही फिगर रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो ध्यान से आप इसको एंटर करिएगा। यहां पर मैं कोई भी एक स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूं। यहां पर मैंने एग्जांपल ले लिया है टैक्सेबल वैल्यू का, 100 रुपीज का मैं एग्जांपल ले रहा हूं। इनवॉइस नंबर यहां पर डालने नहीं होते हैं, और टैक्स रेट जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से टैक्स ऑटोमेटिकली आपका यहां पर आ जाएगा। ठीक है, इसमें एक पॉइंट का भी ध्यान रखना है आपको। क्या ध्यान रखना है, सारे जितने भी इनवॉइस हैं सबका टोटल कर लेना है, एक साथ यहां पर वैल्यू एंटर करनी है। टैक्स ऑटोमेटिकली आएगा बट क्रेडिट और डेबिट नोट का जो इफेक्ट है वो आपको ऑटोमेटिकली यहां पर वैल्यू में कंसीडर करके लेना है। इसमें क्या है, जैसे मैंने एक पीओएस का सेलेक्ट किया है, तो एक पीओएस में अगर आपको दूसरे रेट की सप्लाई दिखानी है तो फिर आपको दोबारा से एड्रो करके क्लिक करना होगा, मतलब 5 की 12 की, क्योंकि एक बार में एक रेट के अंडर में एक ही सप्लाई को एक्सेप्ट करेगा किसी एक प्लेस ऑफ स्टेट के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको टेबल नंबर 7 के अंडर में एंट्री करनी है। अब ध्यान से सुनिएगा, वो एसएससी जो कि निल रेटेड एग्जेम्प्टेड या फिर नॉन जीएसटी वाली सप्लाई करते हैं, वो रजिस्टर्ड को हो या अनरजिस्टर्ड को, मैं यहां पर वर्ड बोल रहा हूं रजिस्टर और अनरजिस्टर्ड दोनों कवर्ड हैं, तो गलती से भी जीरो टैक्स वाली यहां पर एंटर मत करिएगा, क्योंकि इसके लिए ये वाली टेबल बनाई गई है 8ABCD। इसमें 3 यहां पर अलग अलग कॉलम दिए हैं, निल रेटेड, एग्जेम्प्टेड, नॉन जीएसटी। इसके लिए डेफिनेशन में जाके आपको चेक करना पड़ेगा आपके जो गुड्स हैं वो किसमें कवर हो रहे हैं। फिर उसके सामने ये पॉइंट दिए हैं, इंट्रास्टेट सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन, इंट्रास्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। इंट्रा का मतलब है लोकल, आप नोट कर लीजिए, इंट्रा मतलब लोकल। तो जैसे 27 ये स्टेट कोड है, 27 में अगर सप्लाई करेंगे तो इंट्रा हुआ, और किसी अदर स्टेट या यूटी में आप भेजेंगे तो फिर वो इंटर कहा जाएगा। इंटर का मतलब है दूसरा स्टेट। रजिस्टर्ड के सामने, अनरजिस्टर्ड के सामने, इसके सामने जो भी आप जिस भी कॉलम में यहां पर फोल्ड करेंगे उसके सामने वाली रो में आपको वैल्यू एंटर कर देनी है। उसके बाद सेव कर देना है, डाटा सेव हो जाएगा। ठीक है, कोई भी गलती आपको यहां पर नहीं करनी है, क्योंकि जो भी रजिस्टर्ड पर्सन की सेल है नॉन एग्जेम्प्टेड, रिलेटेड या नॉन जीएसटी वाली, वो यहां पर एंटर करनी है, ना कि टेबल नंबर 4 में 7 में वहां पर नहीं दिखानी है, वरना डाटा आपका गलत जाएगा। फिर उसके बाद टेबल नंबर 9 भी जो है वो डेबिट या क्रेडिट नोट्स की है, क्योंकि ये इनवॉइस से अब लिंक नहीं रहे हैं। ये तो बिल्कुल आसान है, जैसे इनवॉइस एंटर किया है सेम उसी तरह से ये भी एंटर होगा। बट यहां पर ये फायदा है कि 2-3 इनवॉइस के अगेंस्ट में 2, 3, 4, 5 जितने भी इनवॉइस हैं उसमें आप सबको मिलाकर एक डेबिट या क्रेडिट नोट भी उसके लिए इशू कर सकते हैं। इनकी डिलिंकिंग कर दी गई है इनवॉइस से, इनवॉइस को हटाकर, कि आप किसी भी इनवॉइस के लिए 2, 3, 4, 5 इनवॉइस के लिए एक क्रेडिट नोट बनाकर भी इशू कर सकते हैं, बट पार्टी एक ही रहनी चाहिए। अगर मल्टीपल पार्टी है तो अलग अलग पार्टी के लिए अलग अलग आपको यहाँ पर इनवॉइस इशू करने होंगे। बस यहाँ पर वही जीएसटी नंबर एंटर करना है, नोट का नंबर, नोट की डेट और क्या टाइप है उसका, क्रेडिट डेबिट नोट है, नोट की वैल्यू पीओएस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर नीचे आपके सामने टैब आ जाएगी, उसमें आपको वैल्यू लिख देनी है, रेट के हिसाब से वो ऑटोमेटिकली टैक्स कैलकुलेट कर लेगा। सेव पर क्लिक करना है, डाटा सेव हो जाएगा।
तो 9B जो है वो टेबल है, किससे लिंक है, जो आपकी टेबल नंबर ये 4 है इससे रजिस्टर्ड के लिए। 9B जो है अनरजिस्टर्ड के लिए है। तो अनरजिस्टर्ड केस में दोनों केस हो सकते हैं, कौन से वाले, यहाँ वाले भी और यहाँ वाले भी, 5A वाले भी और 7 वाले भी, दोनों यहाँ पर कवर होंगे। यहाँ पर बस पीओएस का आएगा। पीओएस का कैसा आएगा, मतलब किसी भी एक प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए टोटल वैल्यू एंटर होगी, ठीक है। नोट का नंबर आ गया, फिर नोट की डेट आ गई, टाइप आ गया। तो आप एक मतलब किसी पर्टिकुलर मंथ में सारे इनवॉइस के अगेंस्ट में जो भी क्रेडिट या डेबिट नोट्स हैं किसी भी प्लेस ऑफ सप्लाई को सिलेक्ट करते हुए पीओएस को उस पर आप इशू कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल ईजी है, कोई इसमें ज्यादा हार्ड एंड फास्ट है नहीं। बट मैं फिर भी आपको सजेस्ट करूंगा कि इसकी जो नेट ऑफ करके आपको लेना है वो आप यहाँ पर ले लीजिएगा, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। ये एडवांस की है। एडवांस के केस में टैक्स की लायबिलिटी 11A 11A2 वाली टेबल्स के अंडर में एडजस्ट डालनी है, फिर इसकी एडजस्टमेंट यहाँ पर होगी। एडवांस के केस में सप्लाई के केस में बस केवल स्टेट ऐड करना है। देखिए यहाँ पर स्टेट का ऑप्शन आएगा, तो सपोज कीजिए हम कोई भी एक स्टेट ले लेते हैं। फिर उसके बाद वैल्यू एंटर करनी है उसके हिसाब से कि आप कितना टैक्स पे कर रहे हैं जीएसटी का उस पर। यहाँ पर इनवॉइस नहीं बना पर्टिकुलरली सप्लाई के केस में, सर्विस के केस में जहां पर एक किसी भी परसेंटेज तक आपका कंप्लीशन हो गया है उतने तक आपको एडवांस के बेस पर भी जीएसटी पे करना होता है, ठीक है। फिर जब उसका इनवॉइस बनेगा तो उसकी एडजस्टमेंट इस वाली टेबल के अंडर में होगी। अब टेबल नंबर 12 की बात करें, 13 की, ये दोनों मैंडेटरी हैं। इनमें से किसी में भी डाटा फिल ना हो, ठीक है, बट अगर एक भी टेबल के अंडर में डाटा फील्ड हुआ है तो फिर आपको ये टेबल भरनी जरूरी है। एचएसएन के लिए तो अलग से रूल है, स्पेशल वीडियो मैंने बनाई हुई है कि एचएसएन डालना मैंडेटरी है। बिना एचएसएन के आप जो है अगर GSTR1 फाइल कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, आपको 50,000 रुपए तक की पेनल्टी भी लग सकती है और रिटर्न को इनवैलिड भी किया जा सकता है। जो 5 करोड़ तक जिनकी सप्लाई है उनके लिए B2B के केस में 4 डिजिट का जरूरी है, और B2C के लिए उनके लिए जरूरी नहीं है, बट 4 डिजिट का उनका B2B सप्लाई के लिए जरूरी है। 5 करोड़ से जो अबोव वाले हैं उनको 6 डिजिट का HSN कोड डालना है, B2B हो या B2C हो। इसके लिए एक वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे सिर्फ अपनी जैन के नाम से चैनल मिलेगा। जीएसटी और इनकम टैक्स के काफी सारे अपडेट्स, फाइलिंग प्रोसेस और रजिस्ट्रेशन पार्ट भी मैंने अपलोड किया हुआ है, एक बार आप देख लीजिएगा। HSN डालना मैंडेटरी है। यहाँ पर HSN नंबर लिखेंगे, उसके बाद EQC सेलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी, टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स रेट सेलेक्ट करके यहाँ पर वैल्यू खुद से एंटर करनी है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद इनवॉइस नंबर जो है टेबल नंबर 13 के अंडर में आएंगे। यहाँ पर अलग अलग टाइप दिए गए हैं। आउटवर्ड सप्लाई के लिए इनवॉइस के केस में यहाँ पर ये जो RCM वाला केस होता है, इनवॉइस फॉर इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, रिवाइज इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिसीट वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिफंड वाउचर, डिलीवरी चालान। यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट आप इश्यू कर रहे हैं ड्यूरिंग द मंथ या ड्यूरिंग द क्वार्टर, उसकी डिटेल पर क्लिक करना है, ऐड डॉक्यूमेंट पर, वैल्यू देनी है कहां से कौन से नंबर तक है, टोटल नंबर उसमें से कितने कैंसिल हुए हैं, और सेव पर क्लिक कर देना, डाटा आपका सेव हो जाएगा। इस तरह से आपकी GSTR1 कंप्लीट होगी जब आप इस तरह से वैल्यू एंटर करेंगे जैसे मैंने बताया। कोई भी एक भी मिस्टेक आपने अगर की, या डेबिट नोट क्रेडिट नोट की कर दी, रिलेटेड की जगह टैक्सेबल में डाल दी, B2C को आपने गलत कंसीडर कर लिया, HSN एंटर नहीं किया, डॉक्यूमेंट के नंबर नहीं दिए, तो रिटर्न कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। अब बात करते हैं अमेंडमेंट की। तो जो अमेंडमेंट है, जैसे मैंने आपको मेन टेबल समझाई है वैसे ही अमेंडमेंट भी है। B2B के लिए अगर हमें अमेंडमेंट करना है, मतलब टेबल नंबर इस वाली टेबल से अगर हमें अमेंडमेंट करना है, सेलेक्ट करना है, पीरियड आएगा। पीरियड जो है जैसे मैंने बताया केवल स्पेसिफाइड पीरियड तक आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, जो कि है नेक्स्ट ईयर में 30 नवंबर तक ही आप अमेंडमेंट कर सकते हैं किसी भी साल के लिए। तो उस मंथ में जो इनवॉइस नंबर जिस भी फॉर्मेट में आपने एंटर किया था वो यहाँ पर एंटर करना है, अमेंड रिकॉर्ड पर क्लिक करना है, पूरा इनवॉइस आपके सामने आ जाएगा। आप उसको चेंज कर सकते हैं, वैल्यू में, GSTN में, जो भी आप चेंज करना चाहे, इनवॉइस नंबर में, डेट में, सब कुछ एडिटेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। अमेंडमेंट का मतलब यहाँ पर रेक्टिफिकेशन है कि आपकी रिटर्न में कुछ गलत हो गया था, गलत GST नंबर पर एंटर हो गया, रेट गलत लग गया, वैल्यू में चेंज करना है, सब कुछ आप कर सकते हैं। 9A में अमेंडमेंट B2C लार्ज, जो कि इस वाली टेबल से लिंक है 5A वाली से। अमेंडमेंट ऑफ एक्सपोर्ट इनवॉइस, जो कि 6 से लिंक है, जैसा डाटा यहाँ पर है, बट ये डाटा तभी एक्सेसिबल होगा जब आप इनवॉइस नंबर एंटर करेंगे, ठीक है। लार्ज वाले केस में भी यहाँ पर यहाँ तक भी। अब बात करते हैं 9C, जो कि है अमेंडमेंट क्रेडिट या डेबिट नोट्स। तो डेबिट या क्रेडिट नोट का आपको रजिस्टर्ड वाले का, यानी कि इसका नंबर देना होगा तभी आप एक्सेस कर पाएंगे। यह है अनरजिस्टर्ड के लिए, अमेंड या क्रेडिट या डेबिट नोट्स अनरजिस्टर्ड। तो जो हमने अनरजिस्टर्ड वाले केस में एंटर किए थे तो इसमें इनवॉइस नंबर की जरूरत नहीं होगी, बस किस मंथ के लिए आपको करना है वो सेलेक्ट करना होगा। टेबल नंबर 10,
ये लिंक है आपकी टेबल नंबर 7 से। इसमें भी बस केवल पीओएस यानी कि किस स्टेट के अंडर में, पहले तो मंथ सेलेक्ट करना होगा कि कौन से महीने में आपको चेंज करना है, फिर कौन सा पीओएस मतलब कौन सा स्टेट था, तो उसमें अगर आपने सप्लाई दिखाई हुई होगी तभी आप अमेंडमेंट कर पाएंगे। ठीक है, फिर अमेंडमेंट के अंडर में टेबल यहां तक आगे 10 तक 11A और 11B ये एडवांस वाली इस वाली टेबल से लिंक है दोनों से। तो इस तरह से पूरी मैंने आपको GSTR1 समझा दी, बिल्कुल सही तरीके से फाइल कीजिएगा, गलत मत करिएगा। जब आपका डाटा पूरा फीड हो जाए उसके बाद जनरेट समरी पर क्लिक कीजिएगा। जनरेट समरी पर क्लिक करके 1-2 सेकंड के अंदर में समरी जनरेट हो जाएगी। फाइलिंग पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर एक समरी से दिखाई देगी इस टाइप से, उस पर एक यहाँ पर एरो का साइन आएगा, उस पर क्लिक कर लीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि आप चेक कर पाएंगे सबके सामने, क्योंकि मैंने एक ही टेबल में एंट्री फीड की थी तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। तो उस पर क्लिक करके जीएसटी नंबर, उस जीएसटी नंबर पर टोटल किसी पर्टिकुलर मंथ या क्वार्टर में कितनी सप्लाई है वो एक बार क्रॉस वेरीफाई करके चेक कर लीजिएगा। इनके जो टोटल्स हैं सब टोटल्स, ठीक है, उसके अगेंस्ट में B2B के केस में टर्नओवर वाइज HSN भी यहाँ पर दिखाई देंगे, वैल्यू भी दिखाई देगी। तो इसमें जो टेबल्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे ही मैं वैल्यू एंटर करूंगा उसमें यहाँ पर ट्रैक डाउन का ऑप्शन आ जाएगा, तो उस पर क्लिक करके आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि डाटा सही है या गलत है। कोई भी चेंज करना है तो बैक करके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक करके जब तक आप ओटीपी तक से इसको सबमिट नहीं कर देते तब तक आप इसको चेंज कर सकते हैं। एक बार ओटीपी के थ्रू आपने या फिर डीएससी के थ्रू इसको फाइल कर दिया तब फिर आप कोई चेंज नहीं कर सकते। इससे बैक करके आप जितनी बार चाहें उतनी बार आप इसको अमेंड कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। यह था पूरा कंप्लीट प्रोसेस। इसी टाइप के काफी सारे वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, डिटेल्ड वीडियो है, पूरा ध्यान से सुनिएगा। कोई भी पॉइंट अगर आपने स्किप कर दिया होगा तो दोबारा से एक बार रिवाइज करके वीडियो देख लीजिएगा। चैनल पर इनकम टैक्स जीएसटी के जो अपडेट्स हैं सारे वीडियो एक बार आप कवर कर लेते हैं अगर चैनल पर जाकर, तो आपको 100% नॉलेज मिलेगी। जो कोई पॉइंट्स आपको नहीं पता वो भी पता लग जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाकर आप स्पेसिफिक वीडियो भी देख सकते हैं एमसीए, इनकम टैक्स या जीएसटी की, जो भी आपके पर्पज की है। नॉलेज आपको 100% यहाँ से मिलने वाली है।